हमारे पृथ्वी पे ऊपर नॉर्थ पोल और नीचे साउथ पोल होता है। नीचे के साउथ पोल वाले हिस्सा पे अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका का जो जगह है वो पूरा का पूरा ग्लेशियर है। इसी ग्लेशियर्स में से एक बहुत ही बड़ा ग्लेशियर जो कि थवाइड्स ग्लेशियर्स के नाम से जाना जाता है। साइंटिस्टों को कई समय से आशंका थी कि ये ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो स्वीडन यूनिवर्सिटी ऑफ गॉथेनबर्ग के द्वारा एक रिसर्च कराया गया है हाल ही में, और इसमें पाया गया है कि थवाइड्स ग्लेशियर जो है, जो कि अंटार्कटिका का है, ये बहुत ही वर्स कंडीशन में आ चुकी है, बहुत ही तेजी से पिघल रही है। तो आइए जानते हैं आज के वीडियो में इसके बारे में डिटेल्स में। सो लेट्स बिगिन। तो हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंटार्कटिका का जो थवाइड्स ग्लेशियर है वो किस तरीके से पिघल रहा है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे थवाइड्स ग्लेशियर के बारे में। थवाइड्स ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका का बहुत ही बड़ा ग्लेशियर है। लगभग 120 किलोमीटर की दायरे में ये ग्लेशियर फैला हुआ है और ये फास्टेस्ट मूविंग और मेल्टिंग ग्लेशियर जो है वो अंटार्कटिका का बन चुका है। थवाइड्स ग्लेशियर 1.9 लाख स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है और इस ग्लेशियर के अंदर में इतना ज़्यादा वाटर कंटेन है कि अगर ये ग्लेशियर पिघल जाए तो पूरी दुनिया का जो सी लेवल है वो उसको हाफ मीटर यानी कि आधे मीटर तक बढ़ा देगा। इतना बढ़ाने के लिए इसके अंदर पानी इनफ है कि अगर ये ग्लेशियर पूरी की तरह पिघल गई तो पूरे दुनिया का जो समुद्र का लेवल है लगभग आधे मीटर से ज़्यादा हो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडी और अभी के रिसर्च के मुताबिक ये जाना गया है कि ये ग्लेशियर पिछले 30 सालों में और भी ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है। ये हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात हो सकती है। और इस स्टडी में ये पाया गया है कि इस ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण पूरी दुनिया का जो सी लेवल है वो लगभग 4% जो है वो हर साल बढ़ रहा है और लगभग 200 से 900 साल के बीच में ये पूरा का पूरा ग्लेशियर जो है वो समुद्र में कोलैप्स कर जाने का भी प्रेडिक्शन किया जा रहा है इस स्टडी के मुताबिक। थवाइड्स ग्लेशियर अंटार्कटिका के लिए इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि ये इतना बड़ा ग्लेशियर्स है कि बाकी के और भी ग्लेशियर्स को ये फ्रीली मूव करने से और मेल्टिंग होने से रोकता है। और अभी तक जितना भी प्रॉब्लम्स, जितने भी थ्रेट्स जो है वो थवाइड्स ग्लेशियर ने झेले हैं, इसलिए इसको डूम्सडे ग्लेशियर्स के भी नाम से जाना जाता है। ये थे अभी के रिसर्च में पाया गया स्टडी थवाइड्स ग्लेशियर किस तरीके से पिघल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कि ग्लेशियर्स पिघलने का कारण क्या क्या हो सकता है, किस कारण से जो है वो ग्लेशियर्स पिघलती है। सबसे पहला कारण जो होता है वो होता है फॉसिल फ्यूल्स का जलना, यानी कि बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के जलने से क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैस का एमिशन तेज़ी से बढ़ने लगता है और जब ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी गैसेज आती है वो आपको यहाँ दिख रही होंगी। ये सभी गैसेज जैसे ही हमारे अर्थ पे बढ़ेंगे, जैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेंगे, जाहिर सी बात है इन सभी गैस के अंदर में टेम्परेचर राइज होने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है। इस वजह से क्या होता है कि पृथ्वी का जो इन्वायरमेंट है वो और ज़्यादा गर्म होने लग जाता है और ये कारण होता है कि ग्लेशियर्स का पिघलने का। दूसरा कारण होता है ऑयल और पेट्रोलियम के लिए जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, जैसे कि हम लोग समुद्र के अंदर में या फिर माइनिंग एरिया में ड्रिलिंग करते हैं ऑयल्स के लिए या पेट्रोलियम के लिए। उस ड्रिलिंग के थ्रू क्या होता है, उस ड्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि मीथेन गैस उसका जो है वो राइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मीथेन गैस बहुत ही ज़्यादा रिलीज़ होता है जब भी हम किसी ऐसे एरिया पे जहाँ पे पेट्रोल और गैसेस निकाले जाते हैं उस जगह पे ड्रिलिंग करते हैं। तो मीथेन गैस भी जैसे ही हमारे वातावरण में, जैसे ही इन्वायरमेंट में ज़्यादा होता है तो वैसे ही हमारे पृथ्वी पे क्या होता है कि वार्म कंडीशन ज़्यादा होने लग जाता है, टेम्परेचर और ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। ये दूसरा कारण होता है जब ग्लेशियर्स के पिघलने का चांसेस बढ़ जाता है। तीसरा कारण होता है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि जंगलों की कटाई। जितना ज़्यादा जंगल कटेंगे, जितने ज़्यादा पेड़ पौधे काटे जाएंगे, उतना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमारे पृथ्वी पे बढ़ेगा और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हमारे पृथ्वी पे बढ़ेगा तो टेम्परेचर ऑटोमेटिकली राइज होने लग जाएगी और जैसे ही टेम्परेचर राइज होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होना जाहिर सी बात है। और चौथा कारण आता है जो कि है आइस ब्रेकिंग शिप्स। आइस ब्रेकिंग शिप्स जो होते हैं वो कई बार चलाए जाते हैं, तो आइस ब्रेकिंग शिप्स जो है वो चौथा कारण है। तो इन सब कारण से ग्लेशियर्स पिघलते हैं। तो अब जानते हैं हम लोग कि आखिर ग्लेशियर्स पिघलने से हमारे पृथ्वी पे क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है हमारे अर्थ पे। सबसे पहला कारण होता है एक्सट्रीम फ्लडिंग। एक्सट्रीम फ्लडिंग का मतलब कि बाढ़ आने की संभावना, सुनामी आने की संभावना बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही अगर ग्लेशियर पिघलेगा और सी लेवल राइज होंगे तो सी लेवल राइज होने से क्या होगा कि सुनामी और बाढ़ का खतरा तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही बढ़ेगा। दूसरा होता है बायोडाइवर्सिटी लॉस। बायोडाइवर्सिटी लॉस कहने का मतलब
कि जब सी लेवल राइज कर जाएगा, ग्लेशियर्स नहीं रहेंगे, तो वैसे जीव, वैसे ऑर्गेनिजम्स, वैसे एनिमल्स जो कि बहुत ही ज़्यादा कोल्डर क्लाइमेट, बहुत ही ज़्यादा ठंडी इलाके में रहते हैं और वहाँ के हैबिटेट हैं वो लोग, तो उन लोगों के जो घर हैं, उन लोगों के जो हैबिटेट है वो लॉस हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे ग्लेशियर्स के ख़त्म होने के बाद। तीसरा कारण होगा शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कैसे शॉर्ट कर जाएगी? ग्लेशियर्स के थ्रू निकलने वाला पानी नदी बनता है और उस नदी का फ्लो यूज़ करके हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तभी बनेगी जब ग्लेशियर से कंटिन्यूसली पानी फ्लो होगा और वो नदी बनेगी। अगर ग्लेशियर रहेंगे ही नहीं तो पानी फ्लो ही नहीं होगा। जब पानी फ्लो ही नहीं होगी तो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे ही कैसे? तो शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होना जायज़ है। चौथा कारण होगा कोरल रीफ का डिसअपेयर हो जाना। कोरल रीफ एक तरह का ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे समुद्र के कुछ ही गहराई पे रहते हैं। अगर कोरल रीफ को सनलाइट प्रॉपर मात्रा में नहीं मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो रुक जाएगी। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कब होती है? जब कोई भी प्लांट सनलाइट अब्जॉर्ब करके उसको अपने फूड में कन्वर्ट करता है, जो कि उस प्लांट्स को ग्रो करने में मदद करती है। तो अगर समुद्र का पानी का लेवल बढ़ जाएगा आइस के मेल्ट होने से, यानी कि ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से, तो सनलाइट प्रॉपर मात्रा में कोरल रीफ को नहीं मिल पाएगी। और जब प्रॉपर मात्रा में सनलाइट कोरल रीफ को नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, और जैसे ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो कोरल रीफ डिसअपियर होने लग जाएंगे भी हमारे अर्थ से। पांचवा कारण होता है इकोनॉमिक लॉस होना। इकोनॉमिक लॉस होने का मतलब कि पूरी दुनिया को एक्सट्रीम फ्लडिंग और सुनामी से जूझना पड़ेगा, और जैसे ही एक्सट्रीम फ्लडिंग और सुनामी होगी तो पूरी दुनिया का इकोनॉमिक लॉस होना भी ऑब्वियस सी बात है। छठा कारण हो सकता है एग्रीकल्चर प्रोसेस का ख़त्म होना। जब पानी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और फ्रेश वाटर भी कम हो जाएंगे, क्योंकि सारे पानी ग्लेशियर्स में जाकर के, ग्लेशियर्स से सारे पानी आकर के समुद्र में मिलेंगे, और समुद्र का पानी सॉल्टी वाटर होता है, मरीन होता है। फ्रेश वाटर जब नहीं रहेंगे तो एग्रीकल्चर प्रोसेस भी कम हो जाएंगी। और सातवां कारण है फ्रेश वाटर का कमी, यानी कि जो पीने का पानी होता है फ्रेश वाटर, उसका भी स्कार्सिटी हो जाएगा। आठवां और लास्ट कारण हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ना। सो आई होप आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, और जितना हो सके वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। सो सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय, टेक केयर।